ओके, मुझे रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है बच्चों. एज पर द फर्स्ट फिजियोलॉजी दैट वी स्टडीड, दैट वाज ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कंप्लीट एक बार रिव्यू ले लूं मैं. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स थे जिस पर हम लोगों ने कोई भी फिजियोलॉजी पढ़ी. व्हाट वाज दोस 5 पॉइंट्स? Evolutionary trend, anatomy and structure, mechanism, physiology, regulation and disorders. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. कौन? दिनेश बोला. कौन बोला? आदित्य पाटिल सर. आदित्य पाटिल, बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले हमने देखा उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड. बच्चों, इवोल्यूशनरी ट्रेंड में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म्स आपको बताए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म मैंने ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइट और ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने इधर उधर से डिस्कस की. परफेक्ट. उसके बाद मैंने सबको एग्जांपल बताया और एक नया वर्ड बताया था वहां, दैट वाज कॉप्रोफेगस. कॉप्रोफेगस. व्हाट वाज कॉप्रोफेगस? Eats own excrete. The animal eats own excrete. परफेक्ट. जो अपना ओन का फीकल मटेरियल खाता है, दैट वाज कॉप्रोफेगस. उसका एग्जांपल क्या बताया था? Rabbit. Rabbit. परफेक्ट, परफेक्ट. उसके बाद बच्चों डिस्कस किया था हमने द एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने देखी. वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों ने देखी थी, दैट एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ राइट फ्रॉम बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाद मैं सीक्वेंस बोलता हूं, मेरे साथ कोई बोलेगा सीक्वेंस? एनीवन हु कैन टेल मी द सीक्वेंस? अजान कह रहे हैं. वेरी गुड. अजान, वी स्टार्टेड बेटा हम लोगों ने बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस मतलब गलेट के बाद ईसोफेगस के बाद कार्डियक स्फिंक्टर के बाद स्टमक के 4 पार्ट, कार्डियक, बॉडी, फंडस, पाइलोरिक, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर. और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फिर हम लोगों ने देखा दैट इज ड्यूडेनम, सी शेप. ड्यूडेनम के बाद जेजुनम के बाद इलियम. ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो खुलता था दैट इज थ्रू इलियोसिकल वाल्व खुलता था सीकम के पास, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. एंड देन वहां से फिर हम लोग असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. डिसेंडिंग कोलोन का ही एक सिग्मा पार्ट था, दैट वाज सिग्मॉइड कोलोन और पेल्विक कोलोन, दैट वाज ओपन थ्रू रेक्टम खुलता था एनस में. एनस के 2 स्फिंक्टर, दैट वाज इंटरनल इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल वॉलंटरी. परफेक्ट है यहां तक? Yes, sir. परफेक्ट. श्रावणी मैडम, उसके बाद बेटा हमने देखा बकल कैविटी में टूथ, टंग, पैलेट, ये 3 चीजें देखी. टूथ का डेंटल फॉर्मूला, छोटे बच्चों का मैं बात करूं, एनीवन? छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 उसके बाद आप लोगों का 2122, उसके बाद होगा 2123. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको, वो तो सबको पता है, मोनोफाइडोन, डाइफाइडोन, बाइकस्पेट, ट्राइकस्पेट, सबको पता है. मोनोकस्पेट्स है ना, और इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स. हम 20 टीथ के लिए होते हैं डाइफाइडोन, 12 टीथ के लिए होते हैं मोनोफाइडोन. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद गीतांजलि मैडम हम लोगों ने फिर पढ़ा गलेट नहीं सॉरी पैलेट में अपर वाले में रुजेस थे, लोअर वाला सॉफ्ट था. टंग पढ़ा, टंग पे 4 पैपिलीज थी. टंग पे जो 4 पैपिलीज थी उसमें हमें 1 पैपिली नहीं होती, फोलिएट पैपिली हमें नहीं होती, वो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियनिक स्टेज में खत्म हो जाती है. तो 3 पैपिलीज बचती, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म और फीलीफॉर्म. इन तीनों में से किस पर टेस्ट बड नहीं होती? Filiform patili. टेस्ट बड्स नहीं होती. जो टेस्ट बड्स होती हैं फिर वो स्वीट, सॉल्ट, फिर अगेन Sour and बिटर. उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर फेरिंग्स के बाद पढ़ा था यहाँ पर ईसोफेगस में कुछ भी पार्ट नहीं था. साथ में चलता हूँ यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड के 3 वो बताई थी ग्लैंड्स मैंने, लिंगुअल, parotid gland, lingual gland, and submaxillary. परफेक्ट. उसके बाद फिर मैंने आपको उसकी तीनों की डक्स भी बताई थी. पास में वो लड़का बैठा, याद आया? स्टेंसन्स डक, बार्थोलिन डक एंड Watson. उसके बाद अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं ईसोफेगस. इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है. पेरिस्टाल्सिस में 2 टाइप की मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल चलेगी, एक वर्टिकल चलेगी, एक हॉरिजॉन्टल चलेगी.
परफेक्ट, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा, एक सर्कुलर मसल होगा और आउटर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर इनर, उसको ध्यान रखने के लिए वर्ड मैंने बताया लोसाई, हमारा राइट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जैदी साहब, अयान भाई, अनुराधा मैडम, दिनेश टोडरवाल, दिनेश, एकता, ग्लोरी, हर्षवर्धन। मैंने फिर उसके बाद आपको बताया कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के बाद स्टमक बताया, स्टमक में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया फंडस, और फंडस में मैंने आपको बताया फिर 4 टाइप की सेल्स, पैराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स, आर्जेंटाफिन सेल्स और म्यूकस सेल्स। याद आया? Yes, sir. Yes, yes, sir. इन सब में मेजर सीक्रेशन HCl का Excuse मैंने me, sir. बताया था। हाँ, यस बोलिए। Sir, is parietal cells and oxyntic cells same? Yes, yes. Parietal cells are only known as oxyntic cells, जो HCl का सीक्रेशन करती हैं, कैजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला फैक्टर होता है। Is it? Yes, sir. Perfect. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने आपको स्टमक के बाद उसमें गैस्ट्रीन, पोस्टीरियर पार्ट में गैस्ट्रीन हार्मोन का G सेल्स बताया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम में माइक्रोवेलाइज बहुत सारे मैंने बताया जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लैंड्स की यदि बात करते हैं तो ड्यूडेनम में 2 टाइप का सीक्रेशन और आता है, लीवर और पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो डक्ट डायरेक्ट आती है उसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है उसे डक्ट ऑफ वार्सन कहते हैं। उधर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है जो कि सिस्टिक डक्ट से मिलती है, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर बनती है कॉमन बाइल डक्ट, और वो जो कॉमन बाइल डक्ट बनती है वो खुलती है, वो मिलती है पैंक्रियाटिक डक्ट से यानी डक्ट ऑफ वार्सन से, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इज इट स्फिंक्टर Yes, ऑफ? sir. Yes, yes, sir. वो छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अनुराधा मैडम, आर यू देयर? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही अनुराधा, सो रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. परी, प्रतीक्षा, मयूर, पूरव, रुद्र, साक्षी, समृद्धि, संकेत, प्रवीण, सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसलिए क्विक रिव्यू कर रहा हूं बच्चों ताकि उसके बाद फिर आप मुझसे डाउट पूछ सको। चलिए, तो मैंने वहां पर बताया स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो बाइल और पैंक्रियाटिक को मैच करेगा। फिर छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो जहां खुलेगा वो होगा स्फिंक्टर ऑफ Oda. ओडाई। Intrafodae. वहां पर ऑलमोस्ट सारा ही डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रू डाइजेशन की साइट यदि कोई पूछे तो ट्रू डाइजेशन का साइट ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर वहां से सारा डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, वहां से एब्जॉर्ब होता है माइक्रोविलाई से, लेकिन एब्जॉर्प्शन की भी अपनी अलग कहानी है। डाइटरी फैट होगा तो सीधे ब्लड में नहीं जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. किसमें जाएगा? Lacteals. लैक्टियल्स में। कौन बोला? Kanchan. कांचन, बहुत बढ़िया। तो ये कांचन मतलब लैक्टियल्स में जाएगा और लैक्टियल से वहां से एब्जॉर्ब होकर फिर वो ब्लड में जाएगा। परफेक्ट, जो काइलोमाइक्रोन बन के जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. परफेक्ट। अब वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा मटेरियल उठ गया, जो बचा हुआ वेस्ट है वो कोलोन में आ गया, वहां से वाटर निकाल लिया गया, बचा हुआ फीसेस सारा रेक्टम में आ गया, और अर्ली मॉर्निंग फिर हमने उसको इजेस्ट आउट कर दिया, और उस प्रोसेस को हमने कहा इजेशन, जो कि कैटाबॉलिक वेस्ट को निकालती है। परफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. मधुरा, प्रतीक्षा, शीतल, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अभी मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर, तनुजा, वैष्णवी, अंजलि, गिरीश, किसने, वेदांत, मुझे मैसेज किया था, सूरज, सुहानी, किसी ने तो भी, श्लोक, कि सर वो लास्ट लेक्चर अपलोड कर दीजिए वीडियो। बट बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था वो केवल थोड़ा ही पार्ट था, रेगुलेशन और आई थिंक डिसऑर्डर्स, और वो मैंने एक नए सेंटर से लिया था, जो नासिक रोड पे नया सेंटर खुला है अपना, वहां से लिया था। तो वो लैपटॉप से कॉपी अभी नहीं हो पाया है, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं था उसमें, बट स्टिल मैं जाऊंगा कल या परसों में तो डेफिनेटली उसको वहां करवा दूंगा, या वहां जो लड़का होगा वो उसको अपलोड करवा देगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट, बट इट विल टेक सम टाइम डॉक्टर्स। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद ये सारी कहानी हो गई थी दोस्तों डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद हमने उसका डिसऑर्डर्स भी देख लिए, तो रेगुलेशन भी देख लिया। रेगुलेशन में मैंने 2 टाइप के देखे थे, हार्मोनल देखा था और एक न्यूरल देखा था। तो न्यूरल। हार्मोनल में बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े थे, सीक्रेटिन, गैस्ट्रीन, एंटेरोगेस्ट्रोन। एम आई राइट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका सबसे बढ़िया फंडा मैंने बताया था कि वो जहां से निकल रहा है वो सोर्स हो जाएगा, जहां काम कर रहा है वहां काम टारगेट पर पहुंचकर करेगा, और स्टिमुलेशन उसको कहां से मिलेगा, तो जब जैसे से वो खाना आगे बढ़ते जाएगा वही उसके लिए स्टिमुलेशन का काम करेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो डॉक्टर मुवाड़ीकर, उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़े थे और मैंने डिजीजेस बताई थी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, वॉमिटिंग था, नौशिया था, और आई थिंक Obstructive jaundice. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, ऑर्डिनरी जॉन्डिस था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, कॉन्स्टिपेशन था, डायरिया था, ये सब चीजें हमने पढ़ी। परफेक्ट। नाउ वी आर स्विचिंग टू द डिस्कशन पार्ट। आई होप यू हैव shared the doubts on my DC number. I expect much more number of questions. Only 3 people send me the doubts, I think. No one has sent. कोई बात नहीं, देखते हैं। Whose question is this? Sir Junaid. Zunaid. Which enzyme digests peptides and release amino acid? Peptidases. Answer third नहीं है क्या? No, sir. What is given? Fourth option. Aminopeptidases. अच्छा, तो जो पेप्टाइड को डाइजेस्ट करता है वो पेप्टिडेजेस, और जो अमीनो एसिड को रिलीज कर देता है वो अमीनोपेप्टिडेज। ओके फाइन, वी विल करेक्ट इट। सॉरी, पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने वाला पेप्टिडेज, और यदि उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रिलीज अमीनो एसिड, देन गो फॉर अमीनोपेप्टिडेज। ओके जुनैद? Yes, sir. यदि रिलीज ऑफ अमीनो एसिड नहीं लिखा है तो गो फॉर पेप्टिडेज ओनली। ओके, Yes. plasma proteins such as albumin and globulin are synthesized in liver, pancreas, kidney, intestine. Answer 1, liver is not given. Zunaid? Just a minute, sir. Yes, sir. Answer is liver. Okay, what is given? Liver. Because जितने भी बच्चे ये प्रोटीन होते हैं ये लीवर में बनते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो है ये लीवर में बनते हैं। ओके, मैच द कॉलम। क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गैस्ट्रिक। ओके, क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक भाई, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, इंटेस्टाइन, बहुत बढ़िया, यानी मेरे हिसाब से ए का आर। पैंक्रियास लूप ऑफ ड्यूडेनम में रहता है, बी का पी, तो देख लो ए का आर, बी का पी कहां बैठ रहा है? पहला और दूसरा। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, सी का एस। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्लीज चेक। Yes, sir. Sir, what is loop of duodenum? अरे लूप ऑफ ड्यूडेनम मतलब बेटा ड्यूडेनम की जो फोल्ड है, सी शेप जो फोल्ड है, उसी लूप के अंदर तो पैंक्रियास रहता है ना जुनैद? Yes, sir. और वैसे भी बेटा ये नहीं बना तो मैच द कॉलम तो सबसे इजी टास्क होता है। क्यों इजी टास्क होता है? क्योंकि आपको 1-2 भी बन गए तो आप ऑप्शंस को टिक करने में कैपेबल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। Which is characteristics of the lining of stomach of mammals? Paneth cell, Dieter cell, Oxyntic cell and Kupffer cells. स्टमक की बात कर रहा है तो कुफर सेल तो नहीं होना चाहिए। ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल हो सकती है, बट यदि पेराइटल सेल से HCl निकलता रहा तो वो डाइजेस्ट कर जाएगा। तो स्टमक की लाइनिंग की जहां तक बात है, आई एम बिट कंफ्यूज, बट पैनेथ सेल या डाइटर सेल, बिकॉज ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है और वो एकदम से लाइनिंग में तो नहीं होगा, वो अंदर की तरफ होगा, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो बचता है पैनेथ सेल एंड डाइटर सेल्स। I think Dieter cell. I'm not sure very much. Zunaid, what is given? Oxyntic cells. Answer is 3.
Yes, sir. Please check once again. Yes, sir. It is oxyntic cells. बट ऑक्जेंटिक सेल लाइनिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर तो बेटा एक और लाइनिंग होती है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल बाहर की लाइनिंग नहीं बना सकती। ऑक्जेंटिक सेल बाहर की लाइनिंग नहीं बना सकती। ऑक्जेंटिक सेल के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है, क्योंकि यदि ये ऑक्जेंटिक सेल लेयर बनाती रही तो HCl तो पूरा सिस्टम खराब कर देगा, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है वो। अंडरस्टूड? तो जुनैद Yes. मेरे हिसाब से, यस मेरे हिसाब से, लेट मी चेक, इस क्वेश्चन को मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा जुनैद, आई विल चेक इट। ओके Okay, sir. फाइन। इन द एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड्स अपीयर। इन द एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड्स अपीयर। दे आर कॉल्ड villi, cristae, rouges and none. एम्प्टी स्टमक में फोल्ड, म्यूकोसल लेयर की फोल्ड्स, विलाई वहां नहीं होती, विलाई इंटेस्टाइन में होती है। क्रिस्टे कह सकते हो लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रूजेज पैलेट में In होता है, palate. इन पैलेट होता है। तो आई थिंक इट शुड बी नन, फिर मतलब आई एम नॉट श्योर, आंसर शुड बी नन। It's Luges, sir. रूजेस पैलेट में होते हैं, नॉट इन स्टमक। रूजेस पैलेट में होते हैं, नॉट इन स्टमक। ओके But answer is given third, sir. That only I was confused that Luges are present in palate. यस नो प्रॉब्लम। ये एज इट इज दिस इमेज शुड बी सेंड टू माय पर्सनल नंबर, फिर मैं उसको देख। Yes, ठीक sir. है ओके। मेरे हिसाब से ऊपर वाले का होना चाहिए पैनेथ या डाइटर, और नीचे वाले का होना चाहिए नन। फिर भी मुझे भेज दो, आई विल चेक इट। Sir, that Paneth cells and Dieter cells both are present in stomach. Yes. Essentially, the word chemical digestion means burning of food, no. Hydrolysis of food, maybe. Breaking down of food, वो मैकेनिकल हुआ। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वो रेस्पिरेशन हुआ। तो केमिकल डाइजेशन की यदि बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, क्योंकि बर्निंग और ऑक्सीडेशन ये होता है रेस्पिरेशन, और ब्रेकिंग डाउन होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो केमिकल मतलब हाइड्रोलाइसिस। आंसर शुड बी 2, आई थिंक। व्हाट इज गिवन? 2. Hydrolysis of food. देखो बच्चों, जब डीसी होता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, चीज को समझिए, क्योंकि आपका पहला साल है, मतलब फर्स्ट ईयर है आपका। जब भी डिस्कशन होता है तो अपने को रेडी रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या दिया गया है, सो दैट सर जब डिस्कस करें तो हम उसे बता सकें। प्लस डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या लगाया वो मुझे पता लगना चाहिए कि आपने वो ऑप्शन क्यों लगाया, सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि आपकी सोच या अप्रोच उस क्वेश्चन के लिए गलत हो। उसको कहते हैं डीसी। यहाँ डिस्कशन तो क्या होता है, आप एक सवाल पूछते हो, मैं उसका आंसर बता देता हूँ। तो ऐसे समय एनसीईआरटी अपने साथ होनी चाहिए। अब जैसे सर ने बताया बर्निंग ऑफ फूड, तो भैया सर ने इसको क्या बताया, रेस्पिरेशन। तो फट से जहां पर भी डाइजेशन चैप्टर है वहां लिख दिया बर्निंग ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये रेस्पिरेशन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैकेनिकल डाइजेशन है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड केमिकल डाइजेशन। दैट मीन्स अगली बार तो क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल डाइजेशन, आप फिर पूछोगे क्योंकि आपने लिखा नहीं। तो डीसी का मतलब होता है अपना पेन पेपर रेडी रखें, एनसीईआरटी रेडी रखें। एनसीईआरटी से जिस पेज से रिलेटेड वो सवाल है उस पेज पे नोट कर लिया कि केमिकल डाइजेशन मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन मतलब बर्निंग ऑफ फूड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जुनैद अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज एनी मोर? जुनैद आपके हो गए? Yes, sir. That's it. परफेक्ट। Okay. Pairs patches are found in the ileum in fishes, reptiles, birds and mammals. Answer should be mammals. अपने इसमें पाए जाते हैं pairs patches. What is Sir, given? what? Yes, sir. Answer is 14. Mammal. Okay, no problem. Sir, what are Pierce patches? Pairs patches are the lymphatic organs. Pairs patches are the lymphatic organs that helps in, मैंने बताया था ना आपको, हर जगह पर पुलिस चौकी होती है,
उसमें से इंटेस्टाइन में जो पार्ट होता है दैट इज पेयर्स पैचेस. अंडरस्टूड? Yes, sir. Perfect. Okay. The next one is pairs patches contain what? Mucus, sebum, lymphocyte. अभी अब आंसर क्या होगा? Lymphocytes. Lymphocyte. What is given? Yes, sir. C is the answer. Perfect. Perfect. जाइमोजन सेल्स और चीफ सेल सीक्रेट. अरे ये तो मैंने लिखाया था. चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स लिखाया था मैंने. आंसर शुड बी 3 पेप्सिनोजन बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है पैराइटल सेल से, म्यूकस निकलता है म्यूकस नेक्स्ट सेल से, और ट्रिप्सिनोजन वहां निकलता ही नहीं. तो आंसर शुड बी 3 आई थिंक. हुज क्वेश्चन इज दिस? Yes, sir. Harshvardhan. हर्षवर्धन ना? Yes, sir. हाँ, तो डॉक्टर मोवाडिकर आंसर आई थिंक शुड बी 3 बिकॉज बेटा HCl निकलता है कौन सी सेल से? Parietal. पैराइटल. म्यूकस निकलता है किससे? Salivary gland. अरे म्यूकस निकलता है गॉबलेट. और ट्रिप्सिनोजन स्टमक में निकलता ही नहीं, तो सवाल ही खत्म हो गया उसका. बचा आंसर पेप्सिनोजन. ओके. मैच लिस्ट विद वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके भाई ठीक है. सलाइवरी अमाइलेज मतलब काम करेगा स्टार्च पे, तो ए का हुआ आर. बाइल सॉल्ट करेगा काम लिपिड पे. रेनिन मिल्क का प्रोटीन, तो सी का क्यू. एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ए का आर, बी का टी और सी का क्यू, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4. व्हाट इज गिवन? Yes, sir. Option number 4. Whose question is this? Sir, Shravani Thakre. कौन? सानिका? कौन बोला? Shravani Thakre. श्रावणी मैडम, ऑप्शन इज गिवन 4. Yes, sir. परफेक्ट. बेटा सिंपल सा है. मैच द कॉलम तो बड़े इजी होते हैं, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज से दिया आपने स्टार्च लगा दिया, ए का आर हो गया, बाइल सॉल्ट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया, तो बस 2 ऑप्शन से ही क्लियर हो गया. ए का आर और बी का टी केवल और केवल एक ऑप्शन में दिया था, दैट वाज ऑप्शन नंबर 4. अग्री? Yes, sir. So please explain steps. स्ट्रिप्सिन्स जो होता है बच्चों, स्ट्रिप्सिन्स कोई अलग मटेरियल नहीं है. स्ट्रिप्सिन जो एक टाइप का लिपिड डाइजेस्टिंग सब्सटेंस है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम आई शुड से, दैट इज स्ट्रिप्सिन्स. ओके. The main function of enterokinase is conversion of casein into paracasein. Enterokinase मतलब निकल रहा है इंटेस्टाइन. लॉजिकली सोचा करें थोड़ा सा. श्रावणी मैडम, आपको पूछा गया एंटेरोकाइनेज, बराबर? Yes, sir. एंटेरोकाइनेज कहां से निकलता है? स्टमक के इंटेस्टाइन. Intestine. भाई एंटेरो वर्ड लगा ना, एंटेरो वर्ड मतलब इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन से निकलने वाले का मेन फंक्शन स्टमक में क्यों होगा? और पहला वाला तो स्टमक की प्रोसेस है. श्रावणी, am I right? Yes, sir. तो कन्वर्जन ऑफ कैसीन इनटू पैराकेसिन हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्टमक की बात है. पेप्सिनोजन टू पेप्सिन हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्टमक की बात है. ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन हो सकता है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन की बात है. और चौथा भी नहीं हो सकता, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने वाला है, तो वो अगेन स्टमक की बात. एक ही तो पॉइंट दिया था जो इंटेस्टाइन का था, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 3. सो व्हाट इज गिवन? Yes, sir. Point number 3. Perfect. Sir, what is folds of Kerkering? Whose question is this? Swami Anjali. अंजलि. ओके. सबसे पहले तो ये समझे फोल्ड्स ऑफ Kerkering क्या होती है. आपकी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपको मिला है क्या?
Yes, sir. अच्छा, तो मॉड्यूल यदि आपको मिला है अंजलि मैडम, तो फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग में क्या, इसका दूसरा नाम लिखा होगा वेल्विली कॉन्वेंट्स। यदि आपने देखा होगा तो इसका नाम मिला होगा वेल्विली कॉन्वेंट्स। मिला है क्या? Yes, sir. तो ये म्यूकोसल जो फोल्ड, म्यूकोसा जो होता है स्टमक का जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर, उसकी फोल्ड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्ड है, उसको कहते हैं कर्करिंग, वॉल ऑफ कर्करिंग और कर्करिंग फोल्ड्स। जैसे वो होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने वाले कौन, माइक्रोवेलाई, वैसी फोल्ड्स हैं कर्करिंग। ओके, Yes, sir. परफेक्ट। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लीवर। लीवर की बात कर रहा है ना, कुफर सेल हो सकता है भाई, कैनेलिकुलाई, कैनेलिकुलाई होता है बोन में, नॉट इन लीवर। ग्लिसन्स कैप्सूल एंड कुफर सेल बिल्कुल हो सकता है भाई, ग्लिसन्स कैप्सूल एंड ल्यूकोसाइट। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों में ल्यूकोसाइट दिया गया, और ल्यूकोसाइट बनता है आई थिंक ब्लड में। तो ग्लीसन्स कैप्सूल और कुफर सेल्स, ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। Yes, sir. व्हाट इज गिवन? Third option. तो सिंपल लॉजिक था, ल्यूकोसाइट ब्लड में है, दूसरे में भी ल्यूकोसाइट था, चौथे में भी ल्यूकोसाइट था, और ग्लिसन्स कैप्सूल मैंने बताया था। Whose question is this? Sir, Anjali. अंजलि। अंजलि बेटा, मैंने आपको लीवर जब पढ़ाया था तो उसके हेपेटिक लोब्यूल्स की पतली सी कवरिंग बताई थी, याद आया? Yes, sir. हेपेटिक लोब्यूल जो बाइल को सिक्रीट करते हैं, बाइल को बनाते हैं, उसकी सबसे फाइन थिन लेयर उसको कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और कुफर सेल तो उसमें आई शुड से वही पुलिस चौकी। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट, चलिए। Lysozymes are found in saliva, saliva and tear, both tear, mitochondria. I think again option number 3, because आंसुओं में भी लाइसोजाइम होता है और सलाइवा में तो होता ही होता है, तो इसलिए मुझे लगता है saliva and tears both. What is given? So option number 3. Yes, क्योंकि सलाइवा जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसमें भी लाइसोजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, वेरी सिंपल। और आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी लाइसोजाइम। ओके, Yes, sir. okay. One more question I received. Bilirubin and biliverdin are found in. Bilirubin and Bile. biliverdin are found in. Arey, whose question is this? Anuradha Shirsagar. अनुराधा, क्या ही पढ़ रही है बेटा अनुराधा? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन मैंने लिखाया है, लीवर के पिगमेंट, लीवर का बाइल जूस का जो पिगमेंट है उसके दो नाम है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। सो ये केवल और केवल किस में हो सकता है अनुराधा? इट इज इन बाइल। अनुराधा मैडम, ओके, Sir. थोड़ा सा रीडिंग पहले करो बच्चों, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। Chylomicrons are. Whose question is this? Sheetal Pawar. शीतल पवार। काइलोमाइक्रोन अभी मैंने 5 से 10 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया। काइलोमाइक्रोन, काइलो है मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, माइक्रोन मतलब छोटा पार्ट है ना। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन नहीं हो सकता क्योंकि ये काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स में जाता है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं फैट्स वाली बात है। अग्री? Yes, sir. तो ये फैट ड्रॉपलेट्स तो हैं, अब वो कोटेड विद प्रोटीन है या कोटेड विद फॉस्फोलिपिड है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फैट ड्रॉपलेट्स तो हैं, कोटेड विद प्रोटीन और कोटेड विद फॉस्फोलिपिड्स। कोटेड विद प्रोटीन्स आई थिंक, क्योंकि फॉस्फोलिपिड होता तो फिर तो वही बात हो गई। आंसर आई थिंक इट शुड बी 3, आई एम नॉट श्योर। व्हाट इज गिवन? Yes, sir. Third is given. थर्ड इज गिवन, क्योंकि शीतल मैडम कैसा है, यदि आपने फैट ड्रॉपलेट्स बनाया और उसको भी आपने फॉस्फोलिपिड से कवर कर दिया तो फिर मतलब क्या बचा उसका? तो बेटर है ना कि प्रोटीन से कोट करके उसको आगे भेजा जाए, बराबर? Yes, sir. ओके, ये भी आपका सवाल है शीतल?
Yes, sir. Perfect. Okay. Match the column listed this and the secretion of given into column 2 answer which gives correct combination. Okay. आप ये मुझे बताइए, आपको जो समझ में आया होगा वो मुझे बताइए, जिसको समझ में आया होगा, या कोई और भी डिस्कस, क्योंकि ये तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ। किसी को पता है बीटा सेल्स कहाँ होती हैं? एनीवन? इंसुलिन। बीटा सेल इंसुलिन, बहुत बढ़िया। कौन बोला? श्रावणी ठाकरे। श्रावणी, बहुत बढ़िया। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, तो ए का हो गया आर। अब 2 ऑप्शन कट गए, दूसरा और चौथा बचा, पहला और तीसरा। ठीक। मास्ट सेल्स किसी को पता है? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। मास्ट सेल मेरे हिसाब से होनी चाहिए हिस्टामीन, है ना। पेनेट सेल अभी मैंने आपको बताया था, एसिनार सेल, लाइसोजाइम। हाँ, लाइसोजाइम पी ऑप्शन। मतलब मेरे हिसाब से एसिनार तो पैंक्रियास की यदि हुई तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। तो ए का हो गया आर, डी का हो गया एस, बी का हो गया क्यू और सी का हो गया पी। आंसर थर्ड दिया है क्या? Yes, sir. सिंपल था ना, वही बेटा। एक हाथ बार कैसा होता है मैच द कॉलम, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे नीट में मैच द कॉलम ही आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है 1-2 नहीं भी बन रहे होंगे तो भी मैच बराबर बैठ जाता है, क्योंकि आपको 2-3 तो कंफर्म होते ही है ना। इज इट? Yes, sir. बस, और किसी ने मुझे नहीं भेजे हैं? और किसी ने नहीं, और किसी ने भेजे हैं क्या मुझे? एनीवन? एनीवन? शुड आई स्टॉप शेयरिंग? यस सर। चलिए, तो आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते Excuse me, sir. हैं। एक्सक्यूज्ड। Sir, are goblet cells present only in stomach or intestine? गॉबलेट सेल थ्रू आउट द सिस्टम होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स होती हैं। जहां जहां पर भी म्यूकस के सीक्रेशन की जरूरत है सभी दूर गॉबलेट सेल्स होती है। ओके? Yes, sir. चलो, तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ब्रीदिंग। आपको मॉड्यूल ब्रीदिंग का मिला है कि प्लांट फिजियोलॉजी का मिला है, मुझे बताएंगे क्या? प्लांट फिजियोलॉजी। Plant physiology. फिजियोलॉजी। ब्रीदिंग का नहीं मिला ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस? नो सर। नो सर। No, sir. और सेल बायोलॉजी भावना मैडम ने पढ़ा दिया आपको, राइट? Yes. यस सर। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल डिवीजन। उससे होगा ये कि आपकी 1 यूनिट पूरी हो जाएगी। सेल ऑर्गेनेल्स मैडम पढ़ा रही हैं, बायोमोलिक्यूल अपना हो चुका है, राइट? Yes. यस सर। Yes, sir. और तीसरा पार्ट अपन ने पढ़ना है सेल डिवीजन। तो हेडिंग डालते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्लीज पुट द हेडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। Visibility is clear? Yes, sir. Perfect. चलिए थोड़ा सा पेन डाउन रखते हैं और चीजों को समझते हैं बच्चों। जैसे हमारी लाइफ का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेथ, तो वो एक कंप्लीट कहलाता है लाइफ का साइकिल। वैसा ही बच्चों हर सेल का होता है। सेल के बर्थ से लेकर सेल के डेथ होने तक एक कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल के बर्थ से लेकर सेल की डेथ होने तक एक कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल। वो सेल के साइकिल में कुछ वो डिवाइड होती है। उसका रिप्रोडक्शन मतलब क्या? उसका बर्थ होना मतलब क्या? उसका रिप्रोडक्शन होना, एक सेल से 2 टाइप की सेल्स बनना। तो जब भी सेल साइकिल पढ़ना होता है हमें सेल डिवीजन पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज सेल के साइकिल में जैसे हमारी साइकिल होती है, हमारे जन्म से लेकर फिर अगली जनरेशन के आने तक और फिर हमारी डेथ तक, ये कंप्लीट एक लाइफ का साइकिल होता है। वैसे ही हमारा हर सेल का अपना एक बर्थ, उसका डिवीजन यानी उस नई सेल्स का बर्थ और फिर उस पुराने वाली की डेथ, ये चलता रहता है।
दिस इज कंप्लीट नोन एज सेल साइकिल। और दो सेल साइकिल के बीच किसी सेल साइकिल में सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के बीच का टाइम कहलाता है जनरेशन टाइम। मैं वो लिखाऊंगा सब, अभी सिर्फ समझना है अपने को। परफेक्ट। तो सेल के साइकिल में, ओवरऑल सेल के साइकिल में सेल क्या करती है, पहले डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, फिर वो डिवाइड होती है, और फिर वो जो नई सेल बनी है दैट अगेन एंटर इनटू अ डिवीजन। यानी ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछें तो कंप्लीट सेल का जो साइकिल है वो कुछ इस तरह, जिसमें G1, S, G2 और एक फेज होती है M, और उसके बाद एक फेज होती है G0, और G1 और G0 को साथ में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से सेल के साइकिल में अब ये G1, S और G2 क्या है, तो ओवरऑल सेल साइकिल को जब मैं डिवाइड करता हूं तो ओवरऑल सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइड होती है। एक होती है बच्चों इंटरफेज, और एक होता है एम फेज। सेल टू सेल वेरी करेगा कि उसका सेल साइकिल कितना होगा। कोई सेल ज्यादा लंबी चलती है, कोई सेल कम समय के लिए चलती है, वो वेरी कर सकता है। जैसे हमारा भी वेरिएबल होता है, हर ऑर्गेनिज्म का वेरिएबल होता है एज, वैसे हर सेल की अपनी, और इवन लोकेशन वाइज भी वेरी कर सकता है। जो एज किसी सोमैटिक सेल की होगी, आपके स्किन की सेल की होगी, वही एज आपकी आरबीसी की नहीं हो सकती। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो नया सेल बनता है, जबकि डब्ल्यूबीसी केवल 2 हफ्ते और प्लेटलेट केवल 7 दिन। यानी डिपेंड करता है कि सारी सेल का अपना अपना एक साइकिल होता है, अपना अपना एक एज होता है। बट वॉट एवर द सेल इज, wherever it is locating, only 2 stages are there. One is interphase and one is M phase. Did you understand? Yes, sir. Praveen, Yes, sir. Sheetal, Shlok, Shravani, Suhani, Suraj. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. तो बच्चों इंटरफेज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरफेज यानी बीच की फेज, और एम फेज को कहते हैं अपन माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज डिवीजन वाइज उसको माइटोटिक नहीं कहा गया। माइटो मतलब होता है थ्रेड, जहां एक्चुअल थ्रेड यानी क्रोमोसोम्स डिवाइड होते रहते हैं, नई सेल्स में जाते रहते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनीज बनाते रहते हैं, उसको कहा गया एम फेज। जिसको मिसकंसेप्शन के साथ गलत प्रेडिक्ट किया जाता है और उसे कह दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। बेसिकली इट इज एम फेज नोन एज माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज क्या होता है, हर बार एक साइकिल चलता रहेगा, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। और इंटरफेज की 3 सब फेजेस होती हैं जो मैंने वहां पर लिखी, G1, S एंड G2। G1, S एंड G2 फॉलोड बाई एम फेज, जिसकी 2 फेजेस होती है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस एंड द अदर वन इज साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis. परफेक्ट। कौन बोला? बहुत बढ़िया। कौन बोला? Junaid. परफेक्ट। यानी ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछें बच्चों तो 5 फेजेस होंगे। नंबर 1 G1, S, G2 followed by karyokinesis, then cytokinesis, again followed by interphase. Yes or no? Yes. Yes, sir. If someone will ask me, खुशी मैडम, if someone will ask me, तो मैं सिंपल कहूंगा G1, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M, और M में होती है कैरियो, और कैरियो के बाद होगी साइटो। अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। आई होप आपको भावना मैडम ने न्यूक्लियस पढ़ा दिया कि अभी कि नहीं पढ़ाया? No. No, sir. मैं न्यूक्लियस भी पढ़ाता चलूं। यस, मैं न्यूक्लियस भी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो सारे डिवीजन की फेजेस हो रही हैं ये न्यूक्लियस में होती है। मतलब जो ओवरऑल साइकिल है ये तो सेल का है, ओवरऑल साइकिल तो सेल का है, लेकिन ये जो एम फेज है कैरियो और साइटो, तो कैरियो मतलब ही न्यूक्लियस ना। प्रोकैरियोटिक याद आया, यूकैरियोटिक याद आया। Yes, sir. Yes, sir. Pro means primitive, caryo means nucleus. U means well developed, caryo means nucleus. So prokaryotic primitive type के हो गए, eukaryotic well developed type के हो गए। Understood? Understood? Yes, sir. Yes, Sir. sir. डेफिनेटली ये सारी ही प्रोसेस सेल में हो रही है, लेकिन ये तो सीधे किसका डिवीजन है? Nucleus. Nucleus and cytoplasm. Karyokinesis, cytoplasm. This is nuclear division and this is what?
cytoplasmic D. परफेक्ट। तो मैंने आपको स्टार्ट करना है बच्चों इंटरफेस से, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें सो wherever the interface is there, always there will be three phases, that is G1, S and G2, and wherever the M phase will be there, there will be karyokinesis followed by cytokinesis. Got my point? That means ये इंटरफेस दो M phase के बीच की फेज हुआ, M phase है ना, M phase हुआ तो, और नाम है इसका इंटरफेस। इंटर मतलब क्या हुआ बच्चों, बीच का। सो दो M phase के बीच की जो फेज होगी उसे क्या कहा जाएगा, that will be interface. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो M phase होगा, M phase मतलब हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ फिर इंटरफेस, फिर डिवाइड हुआ फिर इंटरफेस, लेकिन इन सब के बीच में मैंने एक अजीब सी फेज लिख दिया, दैट इज G0 फेज। क्यों ऐसा मैंने लिख दिया, क्योंकि बच्चों किसी भी साल, बहुत काम की बात बता रहा हूं, मतलब KVPY का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लीजिए, यू विल फाइंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर, 101%। अब सवाल आता है कि बैरियर्स क्या है। भाई जब मैंने कहा कि सेल दैट अंडरगोज डिवीजन, जब वो डिवीजन करना चाह रही है तो डेफिनेटली पहले सेल मस्ट चेक एट देयर ओन कि वेदर दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू अंडरगो अ डिवीजन। क्या हमारे पास इतना एनर्जी लेवल है कि हम डिवाइड होकर 1 से 2 बना सकते हैं? तो ऐसे चेक पॉइंट्स दिए गए। तो चेक पॉइंट्स को कहते हैं, पहला होता है CG1, पहला चेक पॉइंट यही लगता है, दैट इज कॉल्ड एज CG1। साइक्लिन G1, C रिप्रेजेंट साइक्लिन चेक पॉइंट। साइक्लिन प्रोटीन होता है, वो इस बात को चेक कर लेता है कि क्या वेदर द सेल हैज सफिशिएंट एनर्जी, जो वो अब एस फेज में जाना चाह रही है, सिंथेसिस फेज में जाना चाह रही है, या ग्रोथ फेज में जाना चाह रही है। G रिप्रेजेंट ग्रोथ, S रिप्रेजेंट सिंथेसिस। तो ग्रोथ, सिंथेसिस, फिर ग्रोथ और फिर डिवीजन। तो क्या इसके लिए सफिशिएंट एनर्जी उनके पास है? तो पहला चेक पॉइंट होता है CG1। और दूसरा, जब यहां तक इंटरफेस हो गया तो दूसरा चेक पॉइंट आ जाता है यहां पर, एंड दैट इज सेकंड चेक पॉइंट। चेक पॉइंट मतलब नाका, और इसको कहते हैं CM यानी माइटोटिक साइक्लिन। ये था साइक्लिन G1, ये था माइटोटिक साइक्लिन। तो साइक्लिन G1, सिंपल क्वेश्चन आएगा, which of the following checkpoints work in interface? क्या आंसर होगा? Cyclin CG1. CG1। और ये पूछा जाए कि which works during M phase, तो आंसर क्या होगा? माइटोटिक साइक्लिन। परफेक्ट। मेरी बात आ रही समझ में? साइकिल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. श्लोक, सूरज, तनुजा, सिद्धि बार्शीकर, बेटा समझ में आ रहा है? सिद्धि बार्शीकर आ रहा है? Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. यस, इस तरीके से तो बेटा सिद्धि कभी भी मुझे नहीं लगता कि सेल डिवीजन पढ़ा गया होगा, है राइट? Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल सेल साइकिल की दो फेज हुई, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज G1 S G2, G1 को कहते हैं ग्रोथ 1, G2 को कहते हैं ग्रोथ 2। ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 दिख नहीं रहा है शायद यहां पर, और ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 के बीच में एक फेज होती है, दैट इज व्हाट? एस फेज, दैट इज सिंथेटिक फेज। सभी के कैरेक्टर लिखाऊंगा मैं तो ओवरऑल आपको समझा दे रहा हूं। ओवरऑल इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि 15-20 मिनट जो अपने पास बचे हैं उसमें पहले ओवरऑल गणित समझ लें कि पहले सिंपल सी बात, यदि मुझे डिवाइड होना है तो क्या लगता है आपको? मुझे पहले अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी ना, am I right? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो
तो डॉक्टर मुआडिकर पहले G1 में, the cell which want to be divide will undergo the growth. The cell will Yes, sir. completely grow first. Once it will grow, it will collect, it will store the number of nutrients, number of energy molecules. Then it will undergo the duplication of the content. अपना कंटेंट डबल, मैं पहले अपनी ग्रोथ करूंगा तब तो मैं और 2 कान और 1 नाक और 2 आंखें बना पाऊंगा. तो उसके लिए पहले मुझे मटेरियल स्टोर तो करना पड़ेगा, मुझे अपनी ग्रोथ तो करनी पड़ेगी. सो उस ग्रोथ को मैंने कह दिया G1, ग्रोथ 1. Once I grown up enough, once I stored energy, once I stored that molecules, then I will synthesize the material. I'll synthesize 1 more, I'll synthesize 2 more, I'll synthesize 2 more, I'll synthesize 2 more. So that means पहले मैंने ग्रोथ की, फिर मैंने मटेरियल को सिंथेसाइज किया, एंड देन फिर से मैंने उस सिंथेसाइज मटेरियल की भी ग्रोथ करी, ताकि वो इतना मैच्योर हो जाए कि उसे जब मैं अलग करूं तो वो अपना इंडिपेंडेंट सेल की तरह, इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह एग्जिस्ट कर सके. Am I right? Yes, sir. तो इसलिए इंटरफेस जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी आप इंटरफेस में मुझसे पूछें तो सिंपल यदि मैं बात करूं तो नो डिवीजन, ओनली ग्रोथ एंड सिंथेसिस. सारा मटेरियल बन के रेडी करने वाली बात. बट यहां पर क्या हो रहा है? ओनली डिवीजन, नो ग्रोथ. Understood? Yes, sir. Yes. क्योंकि नाम ही है एम्फेस, तो हमेशा क्या होता रहेगा? पहले ग्रोथ, फिर डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन. जिसका डिवीजन हो गया वो फिर से ग्रो होगी, वो फिर से डिवाइड, वो फिर से ग्रो, वो फिर से डिवाइड. ग्रोथ डिवीजन चलता रहेगा. And that's why the cell cycle is known as complete interphase M-phase. Understood? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे. हेडिंग डालेंगे, आपने सेल साइकिल हेडिंग डाला है, इसको कुछ अभी लिखने का जरूरत नहीं, मैं लिखवा रहा हूं सिस्टमैटिक. सेल साइकिल डेफिनेशन, प्लीज राइट. genetically controlled series of changes that occurs in a newly formed cell. In a newly formed cell by which it undergoes growth, synthesis, division, to form 2 daughter cells. देखिए समझ में आया क्या? मुझे बताइए. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, is this definition of cell cycle applicable only for mitotic division or for meiotic division also? नहीं, it is complete for cell cycle. ये complete cell cycle की definition है दोस्त. Okay? Yes. दूसरा हेडिंग डालेंगे चेक पॉइंट्स.
all these above events of cell cycle, all these above events of cell cycle are genetically controlled, and has some checkpoints. दो बताए थे, कौन कौन से? CG1 and CM. that is cycline G1 and mitotic cycline. Note. Noted दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला जो चेक पॉइंट है CG1, जो फर्स्ट चेक पॉइंट है CG1, वो किस किस के बीच में आएगा? G1 and S lies between G1 and S. Understood? अदर वन CM किसके बीच में होगा? G2 and M. Between G2 and M. Understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Perfect. और एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया था, पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया चेक पॉइंट. परफेक्ट. द थर्ड वन इज, एक बताया था मैंने आपको, जनरेशन टाइम. जनरेशन टाइम की डेफिनेशन लिख लें हम लोग. द टाइम इंटरवल between two cell cycles is generation time. Understood? Yes, sir. Sir. और उसके बाद अब मैं आपको बनवा देता हूं एक, ये सब लिखने के बाद बच्चों सेल साइकिल में फिर दो फेज बना देना, इंटरफेज एम फेज. इंटरफेज में G1 S G2, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस. इसमें लिखना नो डिवीजन ओनली ग्रोथ, इसमें लिखना ओनली डिवीजन नो. लिख लीजिए इतना, मैं शेयर करता हूं, फिर हम लोग फाइनल एक सर्कल को पढ़ते हैं. Excuse me, sir. Yes, excuse. So here you have written that mitotic cycline is between G2 and M phase. That means interphase and M phase. And first you told that checkpoint in M phase is CM. नहीं.
दिस इज CG1, G1 और S के बीच में, और सेकेंड वाला जो रहेगा वो G2 और M के बीच में। ये M के इधर नहीं, M के इधर करना था मैंने, यहां पर CM। ओके, Okay, that means both the checkpoints are in interface. not in interface. One is at the start of interface and one is after the end of interface. It is not in interface. Okay. Noted. Noted, doctors. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to share complete cycle. Okay. The same structure that I'm going to share is sharing on group also. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बच्चों मेरे साथ बनाते चलिए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा वहीं पर आपको लिखते भी चलना। एक सर्कल बनाइए बढ़िया सा, बनाया, लिखिए कुछ मत, अभी सर्कल बनाइए और मैं जो आपको बता रहा हूं उतना पार्ट अभी पहले आप कीजिए। एक सर्कल जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले बनाइए 1, 2 और 3। G1 S, सॉरी, एक ये भी, ये 4 लाइन बना लीजिए। इसको लिखना है अपने को G1, बाहर लिखेंगे। इसको लिखना है, सॉरी, इसको लिखना है S, इसको लिखना है G2 और इसको लिखना है कंप्लीट M। तो पहले तो 4 मेजर वो पार्ट बना दीजिए, G1 S G2 और M। उसके बाद में थोड़ा बड़ा बनेगा ताकि अंदर हमें लिखना भी है। अंडरस्टूड? बनाया बच्चों? No, sir. Please wait, sir. लिखना नहीं है, फिर पहले सिर्फ सर्कल बनाओ, बाकी मैं देखता हूँ। नोटेड बच्चों?
अरे सर्कल ही नहीं बना अभी। सर्कल हो गया सर। हाँ बस तो सर्कल बनाओ बच्चों। और मैंने आपसे क्या कहा पहले, मेजर मेजर जो मैंने सबसे पहले आपको बोला, जीवन मतलब केवल 4 लाइंस आपको खींचनी थी, G1, S, G2 और M। M के अंदर के लाइंस मैं बनवाता हूं बाद में, पहले बस मेजर मेजर बनाओ। वो भी कौन सा, G1, S, G2 और M, बस ये 4 बनाओ। बाकी अंदर का लिखना क्या है और इसके और कौन कौन सी लाइंस बनानी है वो मैं बाद में बताता हूं। अंडरस्टूड? चलिए लेट अस स्टार्ट विद G1। G1 को छोटा छोटा सा लिखना है आपको, क्योंकि उसी में सारे परसेंटेज भी लिखने हैं, उसी में स्टेटमेंट भी लिखना है। G1 को आपको लिखना है 42%। 42% 42% है बच्चों, टोटल सेल साइकिल का 42%। टोटल सेल साइकिल का 42% G1। टोटल सेल साइकिल का 33% S फेज। टोटल सेल साइकिल का 21% G2 फेज। और टोटल सेल साइकिल का 4% M फेज। प्लीज नोट, G1 कितना परसेंट? 42%. 42%. S कितना परसेंट? 33. 33%. G2 कितना परसेंट? 21%. 21%. 21%. M फेज कितना परसेंट? 4%. 4%. अब जो 4% M फेज है उसमें सबसे बड़ा बनाना है प्रोफेज। देखो दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा बनाना है प्रोफेज, दिख रहा है क्या? Yes, sir. That makes 2.1% of total. That makes 2.1% of total, but 52% of M phase. 2.1% of total, पूरी सेल साइकिल का पूछो तो 2.1%, लेकिन अकेले M phase का ही पूछो तो 52% M phase का तो कौन बना दे रहा है? प्रोफेज। अंडरस्टूड? लिखा? लिखा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फिर प्रोफेज के बाद छोटा सा लिखा हुआ है मेटाफेज, दैट मेक्स 0.4% ऑफ टोटल। एनाफेज 0.3% ऑफ टोटल। टीलोफेज 1.3% ऑफ टोटल। और फिर एक और पार्ट उसमें बनाना है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होने वाला है? अरे कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होने वाला है? Cytokinesis. और साइटोकाइनेसिस के बाद मैंने एक फेज बताई थी G0, याद आया? Yes, sir. यस। लिख लीजिए पूरा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये होगी कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और फिर थोड़ा सा ग्रे शेडेड है जहां डिवीजन नहीं हो रहा है, उसको लिखा है G0, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। नोटेड? Yes, sir. और मैंने जुनैद दो चेक पॉइंट बताए, तो देखिए मैंने पेंसिल से वहां लिख रखे हैं। G2 खत्म होने के बाद कौन सा चेक पॉइंट है? CM। इज इट? Yes, sir. और G1 शुरू होने के पहले या G1 के साथ वहां पर कौन सा लगा हुआ है? CG1, राइट? Yes, sir. वो लिख लीजिए दोनों चेक पॉइंट्स। साइक्लिन यानी CD के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो भी लिख लो। CD के G1 होता है, साइक्लिन मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CG1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CG1। और CM यानी माइटोटिक साइक्लिन। नोटेड? सर वो एम्फेस टोटल 4% है ना? टोटल 4%, नहीं हो रहा है क्या 4%? 4.1 हो रहा है सर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इशू। 2.1
2.1 और 2.4, 2.5, 2.8, 2.8 और 3.8, 3. ठीक है, 4.1 हो रहा है, कोई बात नहीं, 0.1 इधर उधर, कोई इशू नहीं उसमें। ओके, Yes. चाहे तो टीलोफेज को 1.2 कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखा रहा हूं आपको G1। अब मैं लिखा रहा हूं G1। जीवन की बातें लिख रहे हैं बच्चों पर, है ना। जीवन को लिखा है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। कोई बताएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, और जीवन को लिखा है प्री माइटोटिक गैप फेज। कोई बताएगा व्हाई इट इज सो कॉल्ड। सोचिए, लॉजिक लगाइए। Sir, because it is after a mitotic phase. कौन बोला, कौन बोला? चलो, जो भी बोला सही बोला। जीवन जो है वो माइटोसिस के बाद आ रही है, तो शीतल, और जीवन जो है माइटोसिस के पहले आ रही है, इसलिए शीतल। pre-mitotic। तो एक को लिखो प्री माइटोटिक, एक को लिखो पोस्ट माइटोटिक। ओके, Sir, can you repeat what you told? कोई बहुत भारी लॉजिक नहीं बताया। पोस्ट माइटोटिक और प्री माइटोटिक। पोस्ट माइटोटिक मतलब माइटोसिस के बाद, और प्री माइटोटिक मतलब माइटोटिक के पहले। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब जीवन में एक और लिखते हैं आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जीवन में लिखते हैं आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मैंने कहा ना ग्रोथ में एंटर कर रहा है। ग्रोथ में एंटर कर रहा है तो सारी चीजें बनाएगा ना। प्रोटीन ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। और क्या जरूरी है? एनर्जी, एटीपी, डीएनए, अमीनो एसिड, न्यूक्लियस ग्रोथ, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, सब यहां पर कर लेगा जीवन। पूरा जीवन लिख डालिए। अपना जीवन नहीं लिखना, साइकिल का जीवन लिखना है। अपना जीवन मत लिखने बैठ जाना। डॉक्टर, अरे समझे? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नोट करिए बच्चों, जीवन Yes, sir. Yes, sir. एस फेज। एस का नाम ही सिंथेसिस है। एस का नाम ही सिंथेसिस है, तो उसमें डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसको होल्ड करने वाले हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, न्यूक्लियस और ग्रोथ करेगा। प्लीज नोट, सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस, न्यूक्लियर ग्रोथ, बस इतना भी लिख लिया तो भी काफी है। और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, ये सब अभी भावना मैडम आपको पैरेलल पढ़ाएंगी। मैं भी बताऊंगा, आगे बढ़ने के पहले तो मैं भी बताऊंगा, बट स्टिल Excuse me, भावना sir. मैडम भी आपको नोटेड बच्चों। अरे नोटेड। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Just sir. a second. G2 की बात करते हैं। डेफिनेटली G2 सिंस इट इज prior to metaphase, prior to M phase, so called as pre-mitotic phase। आरएनए प्रोटीन इसमें भी हो रहा है, क्योंकि ये भी तो ग्रोथ ही है। बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जा रहे हैं, प्रोटीन बन जा रहा है, सेंट्रियोल और डुप्लीकेट भी होता जा रहा है। प्लीज नोट, नोटेड। No.
Clear? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये तो सब मतलब G0, ये तो सब मैं आपको बताता जाऊंगा। जहां G0 लिखा है वहां पे आपने ग्रोथ और डिफरेंशिएशन लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बेसिक समझिए बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि बहुत बढ़िया, शीतल का एक सवाल आया, सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन? यूजुअली बहुत फाइन डिफरेंस होता है जो कंसीडर नहीं किया जाता शीतल मैडम, बट स्टिल डॉक्टर मैं आपको बता दूं, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन फर्क है कि रेप्लिका मतलब उसकी कॉपी बन जाना और डुप्लीकेशन मतलब भी उसकी कॉपी बन जाना, बट डुप्लीकेट हो जाना मतलब वो एक ही में डबल हो जाना, और रेप्लिकेट होकर मतलब उसका एक रेप्लिका तैयार हो जाना। मतलब मेरे एक से दो अलग अलग हो जाए इंडिविजुअल, तो उसको मैंने कह दिया मेरा रेप्लिकेशन हो गया, और डुप्लीकेशन हो गया मतलब मैं कंटेंट वाइज डबल हूं। अंडरस्टूड शीतल? परफेक्ट। बट साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में ये Yes, sir. रेप्लिकेशन Yes, और sir. डुप्लीकेशन सेम कंसीडर होता है। ओके, तो मैं ये कह रहा था बच्चों आपसे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा। सेल साइकिल क्या है, ईस्ट का कितना मिनट होता है, ह्यूमन सेल का कितना मिनट होता है, इंटरफेस को रेस्टिंग क्यों कहते हैं? रेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहा ना कुछ, वो रेस्टिंग है। लेकिन नीट का एक सवाल पूछा जाएगा, यदि आप इसे रेस्टिंग कहते हैं, यदि आप इसे रेस्टिंग कहते हैं तो फिर इसे मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों कह रहे हैं? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, भाई यही मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव है। ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही, ये डिवाइड कर रही, और ये डिवाइड नहीं कर रही, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए बन रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए मेटाबॉलिकली। तो ये नीट का सवाल, सिंपल सीधा सीधा नीट का सवाल कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव कौन सी फेज है? तो दैट इज व्हाट? Interphase. और डिवीजन के रिस्पेक्ट में, आप डिवीजन के रिस्पेक्ट में पूछे तो वो रेस्टिंग फेज, डिवीजन के रिस्पेक्ट में दैट इज रेस्टिंग, बट मेटाबॉलिज्म के केस में इट इज मोस्ट एक्टिव, और डिवीजन के केस में इट इज मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिज्म के केस में रेस्टिंग। समझ में आए क्या पोजीशन? बच्चों समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। मेटाबॉलिकली एक्टिव और डिवीजन वाइज रेस्टिंग, डिवीजन वाइज एक्टिव और मेटाबॉलिकली रेस्टिंग। परफेक्ट। Yes, sir. अब मैंने आपको बच्चों G1 लिखा दिया, S और G2। अब मैं इसके कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है S फेज, इसको बताऊंगा कि कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता है क्रोमोसोम में। तो इसके लिए मैं पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताऊं। परफेक्ट। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके लिए मुझे थोड़ा सा सेल बायोलॉजी में वापस जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ के रखिएगा, मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पर? एम फेज पर। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in today's session? No, sir. No, sir. See you in the very next class. Be ready with the reading of NCERT. Right? Girish, Kanchan, Vedant, Suraj. Yes, sir. All the best. Yes, sir. Yes, sir.